हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमारा पैलियोलिथिक एज या पाषाण काल हमारा खत्म हो चुका था। उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, नियोलिथिक एज, अपनी मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, सारी एजेस को देखा, चाल्कोलिथिक एज के डेवलपमेंट्स को देखा। आज हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये पहला डेवलपमेंट ह्यूमन हिस्ट्री में था जब हमें एक नया रेवोल्यूशन, वो भी सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि इसको किन किन नामों से बुलाया जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी बुलाया जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसी होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बुलाया जाता है। कहीं कहीं सरस्वती सभ्यता भी इसको बुलाया जाता है। सरस्वती सभ्यता भी इसको बुलाया जाता है। और हड़प्पा जो कि इसका पहला नगर था, उसके नाम पर भी इसको हड़प्पा सभ्यता बुलाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसको बुलाया जाता है। ये तो इसके नाम की चर्चा हो गई। अब अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वैश्विक विस्तार को देखें कि आखिर इन सब चीजों में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए हम लोग यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखेंगे क्या बदलाव आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पाषाण काल देखा था, तो पाषाण काल में हम लोगों ने क्या देखा था, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो आग जलाना सीखता है, कैसे वो कृषि को सीखता है, और कैसे वो कबीलाई जीवन में धीरे धीरे आता है। अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज हमारा आ रहा है और वो हम देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन का फेज हमारा यहाँ आ रहा है। अर्बनाइजेशन का फेज आ रहा है, यहाँ पर नगरीकरण होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफी बदलाव आएगा। जो लाइफ स्टाइल है वहां पर हम लोग देखेंगे काफी बदलाव यहाँ पर आ जाते हैं, और इन सारे बदलावों को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए था क्या कि 1853 में होता क्या है, एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। निर्माण कार्य, जैसा आपको पता है कि 1853 में सबसे पहले रेल गाड़ी कहाँ पर चलाई थी, मुंबई से ठाणे, डलहौजी के काल में। तो ये वो ऐसा समय था जब रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। और कहाँ पर, पाकिस्तान में पेशावर के पास बन रही थी। तो उस समय सबसे पहले, वो ऐसा समय था जब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ईंटें प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की ईंट प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की ईंट प्राप्त हुई। लेकिन इसके प्राप्त होने का कोई कारण नहीं बन सका, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सका कि आखिर ये ईंटें कहां से प्राप्त हुई, या इसके नीचे कोई बहुत बड़ा नगर दबा हुआ है या छिपा हुआ है। ऐसा किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर क्या डेवलपमेंट होता है। 1921 से 1922 में क्या होता है कि खुदाई के दौरान दो व्यक्ति थे। एक का नाम था राखल दास बैनर्जी, और एक थे दयानंद साहनी। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगर हड़प्पा नगर की बात करें, हड़प्पा शहर की, तो हड़प्पा शहर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसको खोजा था दयाराम साहनी ने। और अगर हम लोग देखें कि ये है कहां पर, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ये है कहां पर।
ठीक है, इसको देख लेते हैं कि है कहाँ पर। तो हड़प्पा शहर जो है हमारा यहाँ पर है, ये जो हड़प्पा नगर है ये यहाँ पर बसा हुआ है। और किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर यह शहर बसा हुआ है। और सबसे पहले इस शहर की खोज हुई थी, हड़प्पा शहर की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले कहां पर होती है? तो देखिए, ये सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर था। और इसको खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने तो खोजा था, राखलदास बनर्जी ने इसको सर्वप्रथम खोजा था। और ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इस वजह से सबसे पहला नगर जो हड़प्पा ढूंढा गया है, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कितनी जगह पर फैला हुआ है। तो देखिए, ये अफगान, पाकिस्तान प्लस भारत में फैला हुआ है। और कुल स्थलों की बात करें तो वो हैं 4,500, कुल स्थल हैं 4,500। ठीक है, तो ये तो हो गई नोट करने वाली बात। कुल स्थल 4,500, हड़प्पा शहर की स्थापना, मोहनजोदड़ो की खोज, और किन नामों से जाना जाता है, किन लोगों ने खोज की थी। अब आइए जानते हैं कि यह सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो अगर मैं इस सभ्यता की बात करूं कि कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो देखिए, इस सभ्यता की अगर मैं बात करूं कि कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो ये सभ्यता देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया में फैली हुई थी। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया में फैली हुई थी। कुल स्थल जो देखे जाएं तो कुल स्थल है 4,500 से ज्यादा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 1,500 स्थल हैं, भारत में तकरीबन 1,500 स्थल हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पूर्वी नगर हड़प्पा का कौन सा था, तो वो क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो जाएगा। अगर सबसे पश्चिमी की बात करें, सबसे पश्चिमी नगर की, तो ये हो जाएगा तुर्कोतड़ा। और ये कहां पर है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान में है, ये हमारा यूपी में है। और अगर सबसे दक्षिणी नगर की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा दायमाबाद, ये दायमाबाद हो जाएगा। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर सबसे उत्तरी नगर की बात करें तो ये हो जाएगा मांडा। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देख लेते हैं, यहां पर दायमाबाद है,
ठीक है, यहाँ पर दायमाबाद है, यहाँ पर तुतका सुरकोतड़ा है, यहाँ पर मांड है, और यहाँ पर हमारा आलमगीरपुर है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे हड़प्पा सभ्यता की। अब देखते हैं कि कितना बड़ा फैला हुआ था। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो क्षेत्रफल में ये 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। यानी अगर हम उस समय इजिप्ट की बात करें, तो जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन, यह 12 गुना था, इजिप्ट सिविलाइजेशन के 12 गुना था। और अगर हम लोग बात करें कि इजिप्ट यानी मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का, प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का, तो ये 20 गुना था। आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल हमारा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, कितना विशाल फैलाव था इसका। कि अगर हम लोग बात करें इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता का, तो मिस्र की सभ्यता का 12 गुना, और मिस्र प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता का 20 गुना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें था क्या। तो देखिए, जो पूरा नगर हुआ करता था वो 2 तरीकों से बटा हुआ था, 2 तरीकों से बटा हुआ था। एक को कहते थे सिटाडेल या ऊपरी टीला, और जो दूसरा था लोअर सिटी या निचला टीला। ये 2 नगर ऐसे हुआ करते थे, और ये सुरक्षा दीवार थी, ये सुरक्षा परकोटा या सुरक्षा दीवार हुआ करती थी, सुरक्षा परकोटा या सुरक्षा दीवार हुआ करती थी। ठीक है, ये सुरक्षा परकोटा या सुरक्षा दीवार हुआ करती थी, ये ऊपरी टीला था, ये निचला टीला था, और ये 2 भागों में विभाजित हुआ करता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते थे। यहाँ पर जो प्रशासन को संभालते थे वो रहते थे जो पुरोहित वर्ग या जो प्रीस्ट क्लास हुआ करता था वो रहा करता होगा, या जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो रहा करते होंगे। और निचले टीले की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन रहते थे, तो यहाँ पर कुम्हार, या हम कह सकते हैं श्रमिक वर्ग, श्रमिक रहते थे। ठीक है, या क्राफ्टमैन प्लस आर्टिशियंस, फार्मर्स। ठीक है, ये सारे लोग रहा करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समाज में एक डिवीजन था। डिवीजन कैसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ अच्छे लोग रहा करते थे और यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, जो कि समाज में डिस्पेरेंसी दिखाता है। यानी हमें इस बात से पता चलती है कि उस समय भी समाज में विभाजन था, सोसाइटी डिवाइडेड थी। उस समय भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। इस चीज की बात हमें पता चलती है। अब इनके रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करते हैं कि इनका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था। तो देखिए, और कौन कौन सी चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम लोग इनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, रिलीजियस पॉइंट, तो यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर माता देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, माता देवी की पूजा। और अगर हम लोग बात करें तो पशुपतिनाथ,
पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। ठीक है। और हम लोग अगर बात करें तो लिंग की पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी। ठीक है। और अगर हम लोग देखें लिंग की पूजा के बाद अगर इनके मनोरंजन के साधनों को देखा जाए, मनोरंजन करने के लिए क्या करते थे, तो देखिए पशुओं को लड़ाना, पशुओं को लड़ाना, ताशों का खेल, ताशों का खेल, वार्ता करना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। ठीक है, ये सब इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अब अगर इनके व्यापार की बात करें कि व्यापार इनका कैसा था, तो देखिए व्यापार में सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे, व्यापार में सर्वश्रेष्ठ होते थे ये। यहाँ पर आपको मनके बनाने का कारखाना मिलेगा, मनके बनाने का कारखाना था। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना था। कौड़ी का प्रचलन था, कौड़ी का प्रचलन विनियमन में किया जाता था, मतलब लेन देन में किया जाता था। और देखिए बार्टर सिस्टम यहाँ पर लेन देन के लिए था, बार्टर सिस्टम यहाँ पर लेन देन के लिए था। और देखिए भाई मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, बहरेन जिसे दिलमुन भी कहा गया है। ठीक है, तो इन सब जगहों से व्यापार था इनका, व्यापार था। ठीक है। और देखिए विशेषता क्या थी यहाँ की, विशेषता हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, विशेषता हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नगर नियोजन सबसे बढ़िया देखने को मिलता है हमें, नगर नियोजन था। और देखिए जल प्रबंधन प्रणाली बहुत बेहतरीन थी, जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी थी। फिर देखते हैं 2 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत थी। और बाथरूम्स, बाथरूम सैनिटेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी यहाँ पर, सैनिटेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये सारी कुछ यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। और इन विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे कैसे सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हड़प्पा की, तो देखिए इसके खोज कर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी इसके खोज करता थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सड़कें जो है कोण में एक दूसरे को काटती हैं, सड़कें एक दूसरे को कोण में काटती हुई मिलती हैं। बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत प्राप्त हुई है, बहुमंजिला इमारत। अन्नागार प्राप्त हुआ है यहाँ से, यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं।
यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं। और देखिए दो टीले के बाहर, दो टीलों के बाहर रक्षा प्राचीर प्राप्त हुआ है। कैसे? देखिए मैंने आपको बताया कि दो टीले थे, ठीक है, दो टीले ऐसे थे। हड़प्पा में भी दो टीले ऐसे मिले हैं। ये हमारा निचला टीला था, ये हमारा निचला टीला, माफ कीजिएगा, ये ऊपरी टीला था, और ये निचला टीला था, और ये निचला टीला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये हमारे हड़प्पा नगर की बात थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। 1921-22 में। और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेतों का टीला। यहां से देखिए एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहां पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहां पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और देखिए यहां पर एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि किसी धार्मिक कार्य या सभा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। मार्शल महोदय ने तो इसे 8वां अजूबा कह दिया है। स्नानागार के संबंध में ये कहा गया है कि ये उस समय तात्कालिक विश्व का आश्चर्य था। तात्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया गया है इसे, ठीक है, तात्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया गया है। और विशाल अन्नागार मिला था। और देखिए योगी की मूर्ति मिली थी। योगी की मूर्ति मिली हुई थी। ये साल को लपेटे हुए है, पत्तीदार साल को। और देखते हैं वृषभ, वृषभ के अंकन, वृषभ के अंकन की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राप्त हुई हैं। वृषभ के अंकन यानी बैल जो है कैसा बैल था? एक सींग वाला बैल था, ठीक है, एक सींग वाला बैल था। उसका अंकन प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक सींग वाले बैल का अंकन प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत सारी देखिए मोहरें जो थी वो कैसी मोहरें प्राप्त होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो ये थी, और ऐसी हुआ करती हैं, और इस प्रकार की मोहरें पाई गई हैं। ये वर्गाकार, देखिए ये वर्गाकार मोहरें थी, ये आयताकार मोहरें थी, ये आयताकार मोहरें थी, और ये बेलनाकार मोहरें थी। बेलनाकार मोहरें थी। क्या क्या मोहरों में किन किन चीजों का अंकन मिलता है? तो देखिए मोहरों में अगर बात करें तो मोर का अंकन मिलता है, मृग का अंकन मिलता है। देखिए मृग का अंकन मिलेगा आपको। और मृग के बाद अगर हम बात करें तो बैल का अंकन मिलता है हमें, बैल का अंकन मिलता है।
ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा कि जो सिंह था, सिंह, शेर, ये शेर से हड़प्पा वासी, शेर से हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो थे वो परिचित नहीं थे। शेर से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका अंकन हमें मोहरों पर प्राप्त होता है। और जो शेर था, शेर से हम लोग देखते हैं कि शेर से ये लोग परिचित नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये तो हो गई मोहनजोदड़ो की बात। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो जिससे हमें पता चलता है इन लोगों को किस किस चीज़ का ज्ञान था। तो देखिए इनको गेहूं का ज्ञान था, मटर का ज्ञान था, ठीक है, चने का ज्ञान था, तरबूज के बारे में ये लोग जानते थे। ठीक है, धान के बारे में जानते थे, कपास के बारे में ये लोग जानते थे। कपास के बारे में क्या था कि सूती कपड़े में एक चाकू को लपेट कर रखा गया है और वो चाकू इन्हें मिला है। तो हम लोग देखते हैं इन सारी चीजों का ज्ञान था। उसके बाद हम लोग देखते हैं राखी गढ़ी एक साइट है। तो राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो राखी गढ़ी से देखिए एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और देखिए मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद इसके अगले शहर की ओर चलते हैं और अगला शहर है लोथल। अगर लोथल की बात करें हम लोग, तो लोथल यह जो है हड़प्पा का पत्तन नगर था, यानी पोर्ट सिटी हुआ करता था। यह हड़प्पा का पोर्ट सिटी हुआ करता था। और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो यह गुजरात में है, हड़प्पा का पत्तन नगर है। और देखिए यहाँ पर एक वेयर हाउस मिला है। यहाँ पर एक वेयर हाउस मिला हुआ है। ठीक है, लोथल से एक वेयर हाउस मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड को कहते हैं गोदीबाड़ा। ठीक है, डॉकयार्ड का मतलब वो होता है जहाँ पर नावें वगैरह खड़ी की जाती हैं। और फिर देखिए यहाँ से मनकों का कारखाना बरामद हुआ है। और देखते हैं यहाँ पर सीप उद्योग के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर जो अगली सिटी है वो है हमारी धौलावीरा। और ये कहाँ है, ये भी हमारा गुजरात में है। और अगर हम इसकी बात करें धौलावीरा की, तो देखिए यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पर जल प्रबंधन की व्यवस्था मिलती है। ठीक है, यहाँ से देखिए सीप उद्योग का
कारखाना मिला है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर घोड़े की हड्डी मिली है। जो घोड़ा होता है, घोड़ा की हड्डी बरामद हुई है यहाँ से। घोड़े की हड्डी बरामद हुई है। फिर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अगले नगर की ओर चलते हैं और अगला नगर है तुतका गंडोर, और ये बलोचिस्तान पाकिस्तान में है। बलोचिस्तान में है। तो यहाँ पर देखिए क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा कि जो हड़प्पा वासी थे, देखिए हड़प्पा वासी हाथियों को पालते थे। 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 ठीक है, एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, और एक ये बताया था कि ये शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये शेर से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, हड़प्पा वासी हाथियों को पालते थे और दूसरा ये शेर से परिचित नहीं थे। ये सारी चीजें हो गई। सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा, इसके बहुत सारे शहर और भी हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सारी चीजें हो गई। आलमगीरपुर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आइए हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए अगर ऐसे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर लोथल है। ठीक है, यहाँ पर धौलावीरा है। यहाँ पर धौलावीरा है। यहाँ पर दायमाबाद है। यहाँ पर दायमाबाद है। यहाँ पर आलमगीरपुर है। यहाँ पर आलमगीरपुर है। देखिए यहाँ पर हड़प्पा है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखें तो देखिए तुरकोतड़ा है। यहाँ पर अगर बात करें तो तुतका गंडोर है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात करें तो गनहेरी वाला है। गनहेरी वाला, और ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में है। ये सब ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मांडा है, और यहाँ पर देखें अगर तो रोपड़ है। ये रोपड़ है आपका। फिर अगर हम लोग देखें तो
यहाँ पर है राखी गढ़ी, ये हरियाणा में है। फिर देखें, एक है कालीबंगन, ये राजस्थान में है। फिर यहाँ पर एक है चन्हू-दड़ो। तो कहने का मतलब ये सारी मतलब हड़प्पा कालीन साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब एसएससी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, ये सारी साइट्स और ये कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ पर है और किन जगहों पर है, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के किनारे है। ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सुरकोतड़ा की, तो ये दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये देखिए हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा था क्या और ये सारी चीज़ें कैसी थी और कैसे शहर का पतन हो गया। इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर कैसे एक ये सभ्यता जो इतनी विकसित थी, इतनी विकसित सभ्यता थी कि हमें इस सभ्यता में देखते हैं तो नियोजित घर देखने को मिलते हैं। इतनी विकसित सभ्यता हुआ करती थी ये कि हमें नियोजित घर देखने को मिलते हैं। घर कैसे बने होते थे, देखिए ये मान लेते हैं कोई घर है ऐसे, ठीक है, और ये रूम है, ये रूम है और ये टॉयलेट का क्षेत्र है, ये बीच में आंगन है। तो देखिए कैसे घर बना हुआ करता था कि मतलब सीधे एंट्रेंस में, अगर हम लोग एंट्रेंस की बात करें तो देखिए एंट्रेंस में सीधे प्राइवेसी का इतना ख्याल रखा जाता था। आप समझिए कि 2-2.5 हजार साल पहले की अगर हम बात करें भाई, अगर इस सभ्यता की बात करें तो कब से कब तक थी। देखिए 2750 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का माना जाता है इसे। तो उस समय काल में प्राइवेसी की इतनी सारी चीजें हुआ करती थी। ये आंगन था, मतलब अगर किसी को मेन घर में जाना है तो इधर से या तो इधर से, दोनों में से कोई एक जगह जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह जाएगा। नियोजित घर था और हर एक चीजें थी, यहाँ तक कि प्लैन्ड सिटी हुआ करती थी। प्लैन्ड सिटी कैसी थी, देखिए अगर प्लैन्ड सिटी की बात करें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, प्लैन्ड सिटी की बात करें तो नियोजित शहर थे। कैसे, देखिए भाई, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। ये 90 डिग्री पर ये सड़क है और ये सड़क है, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। और देखिए जो घर हुआ करते थे, जैसे ये घर है, ये सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये सड़कें बनी हैं और यहाँ पर पतली पतली गलियां गई हुई हैं। तो जो घर होते थे, घर का जो एंट्रेंस गेट था, देखिए ये जो एंट्रेंस गेट है, गेट सड़क पर खुलता था, सड़क पर खुलता था, ठीक है, और ये सड़क फिर सीधे मेन रोड से मिली हुई होती थी। ये सड़क फिर मेन रोड से मिली हुई कटती थी।
गलियां 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। यहां तक कि बहुत सारे घरों में प्राइवेट बाथरूम मिले हुए हैं, प्राइवेट बाथरूम्स मिले हुए हैं बहुत सारी, हर एक चीज का। यहाँ का सैनिटेशन बहुत अच्छा था, सैनिटेशन बहुत अच्छा था। सैनिटेशन का मतलब क्या है, देखिए कि जो भी पानी था, एक्सेस पानी, वो नालियों के रास्ते चला जाता था। नालियों को साफ करने के लिए अलग से जगहें दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत अच्छा था। जैसे ये देवी की उपासना करते थे, देवी की उपासना करते थे, ठीक है। और देखिए भूत प्रेत, या जिसे हम लोग कहें पारलौकिक शक्ति, पारलौकिक जगत में विश्वास था इन लोगों को, पारलौकिक जगत में विश्वास था। कैसे विश्वास था, देखिए एक कंकाल मिला है, एक कंकाल मिला है, तो कंकाल के हाथ में, कंकाल के हाथ में ताबीज बंधा हुआ है, ठीक है। कंकाल के हाथ में ताबीज बंधा हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि पारलौकिक जगत में विश्वास था। और देखिए दफन किए शव के पास, दफन किए शव के पास सामान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग इस बात को मानते थे कि इस जगत के अलावा भी कोई और जगत है, ठीक है। और देखते हैं फिर पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा यहाँ की जाती थी। हालांकि अगर हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो यहाँ पर मंदिर का कोई भी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, मंदिर के कोई भी, मंदिर के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं है। तो इससे क्या, पुजारी वर्ग नहीं मिलता है कि पुजारी यहाँ पर रहा होगा, तो पुजारी वर्ग के बारे में जानकारी नहीं मिलती, ऐसा माना जाता है ये भी एब्सेंट थे, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, जैसे धौलावीरा था, ठीक है। धौलावीरा में देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, मतलब ये लोग हवन यज्ञ वगैरह करना जानते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, दफन किए शवों के पास पशुपति की पूजा करते हैं। और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलने का मतलब क्या है कि ये प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा में जैसे दिन हुआ तो चंद्रमा की पूजा हो गई, सूरज की पूजा हो गई, अग्नि देवता की पूजा हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें इतनी उन्नत सभ्यता में थी। जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी थी। अगर इनकी बात करें तो वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा था। हम लोगों ने देखा था कि भाई कौन कौन से फलों को ये लोग खाते हैं, कौन कौन सी कृषि की चीजों की जानकारी इन्हें थी, कौन जानवरों की जानकारी थी, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी ज्यादा, अभी ये कहें तो इस सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो सिर्फ खुदाई में प्राप्त किए हुए अवशेषों से ही हमें मिली है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ की लिपि पढ़ ली गई है तो नहीं, लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे लिपियों की भी। तो आखिर इतनी उन्नत सभ्यता थी तो इसका पतन कैसे हो गया, तो पतन की जानकारी कहाँ से मिलती है, देखिए पतन की जानकारी की अगर हम बात करें तो पतन की जानकारी की अगर हम बात करें तो देखिए जो मेसोपोटामिया का अभिलेख था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया अभिलेख, मेसोपोटामिया अभिलेख, मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा की चर्चा बंद हो गई है, मेलुहा की, मेलुहा की चर्चा 1700 BC
के बाद प्राप्त नहीं होती है, के बाद प्राप्त नहीं। अब देखिए मेलुहा उस समय भारत के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि दिलमुन, जो दिलमुन शहर है, ठीक, जो दिलमुन है, देखिए होता क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा भारत है और उस समय क्या हुआ करता था, देखिए ये अफ्रीका है। तो ये कहा जाता था कि मेलुहा से जहाज चलते हैं और उसके बाद वापस मेसोपोटामिया की सभ्यता तक आते हैं, दिलमुन पर इंतजार करते हैं, यहाँ पर मेलुहा बताया गया। तो ये इनका ट्रेड रूट हुआ करता था, ठीक है, ये इनका ट्रेड रूट हुआ करता था। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा बंद हो गई है। नहीं तो एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि यहाँ के बंदरगाहों पर मेलुहा के जहाज खड़े मिलते थे। दिलमन बहरीन को दिलमन के नाम से कहा गया है। तो हम ये देखते हैं कि 1700 बीसी के आसपास मेलुहा की चर्चा बंद हो गई। इससे हमें ये तो पता चलता है कि इस समय ऐसा कुछ हुआ रहा होगा कि उस समय जो इतनी उन्नत सभ्यता है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी, ठीक है। तो क्या हुआ था, आइए उस चीजों को जानते हैं। तो अगर पतन के कारणों पर नजर डालें, पतन के कारणों पर, पतन के कारणों पर देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ की वजह से पतन हो गया। कुछ का ये मानना है कि मलेरिया महामारी की वजह से पतन हो गया, महामारी ने पतन ला दिया, पतन ला दिया। कुछ ऐसा मानते हैं कि व्यापार विफलता के कारण, व्यापार विफलता के कारण पतन हो गया। कुछ का ये मानना है कि भूकंप की वजह से पतन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एग्जैक्ट हम लोगों को क्यों जानकारी नहीं मिल पाई है, क्यों? क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें, हड़प्पा की लिपि की बात करें तो यह अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, यह अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए ये वाला जो फेज है हमारा, हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो ये वाला जो फेज है, देखिए मैंने आपको बताया ना, दो चीजें होती हैं। एक होती है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, फिर हमारा आता है आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और फिर आता है ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक में हम लोगों ने मुख्यतः देखा था स्टोन एज, ठीक, स्टोन एज देखा था। और इसकी क्या क्वालिटी है कि देखिए यहाँ पर लिखने की सामग्री उपलब्ध नहीं है, लिखने की सामग्री उपलब्ध नहीं है और पढ़ा भी नहीं जा सका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा तो गया है, लिखा गया है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा के बाद का काल है वो हमारा ऐतिहासिक काल में आ जाता है। जैसे हैर्यक वंश हमारा हो गया, ठीक है, मौर्य वंश हो गया, ये सब जो है हमारे ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है और हम लोगों ने उसको पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब अगर हड़प्पा की बात करें कि आखिर हड़प्पा को पढ़ा क्यों नहीं जा सका, तो इनकी जो लिपि थी वो देखिए पिक्टोग्राफिक थी,
पिक्टोग्राफिक लिपि है, पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब हो गया चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि है, इस वजह से इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब चित्रात्मक लिपि है, चित्रलिपि होने की वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए एग्जैक्टली हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। तो जो भी हमें फिर जानकारी कहाँ से मिली, तो जानकारी के लिए देखिए, जानकारी के लिए हमें मुहरे, मुहरे थे इनके, और इनके अवशेष, इनके अवशेष और समकालीन सभ्यता, और समकालीन सभ्यता के ग्रंथ, समकालीन सभ्यता के ग्रंथ जैसे मेसोपोटामिया की ग्रंथ हो गए। ठीक है, मिस्र सभ्यता के ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है, इन सब की वजह से हमें पता चला। चित्रलिपि होने के कारण इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से हम इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली बता नहीं सकते। खैर जो भी कारण हो, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी सभ्यता का अंत तो हो ही गया, पतन तो हो ही गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे वो देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।